हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स मेनिया। मैं आपका अपना कुमार सर। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बेसिकली है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं दूरी और विस्थापन। हम जानते हैं नॉर्मल लाइफ में दूरी क्या होती है, बट उसको फिजिक्स में कैसे उसको कोरिलेट करते हैं, कैसे समझते हैं, आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। ठीक है, और इस पर प्रॉब्लम भी, क्वेश्चन भी करेंगे कैसे क्वेश्चन इस पर बनाए जाते हैं। ठीक, तो ये बहुत ही अच्छा लेक्चर होने जा रहा है। ठीक है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसको समझने से पहले एक चीज़ जानते हैं कि कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं तो एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं। क्या लेते हैं? रेफरेंस पॉइंट। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें स्केल में भी, हमें अगर कोई चीज़ स्केल जो बनाई गई होगी उसमें भी तो एक रेफरेंस पॉइंट लिया हो गया होगा ना। यानी रेफरेंस पॉइंट किसको लिया गया है? जीरो को लिया गया है। यानी जीरो को रेफरेंस पॉइंट लेके फिर 1 2 3 4 ऐसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं। तो यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट है कि नहीं? तो इस जीरो को क्या बोलते हैं? रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं, जिसके रेफरेंस में हम डिस्टेंस को क्या करते हैं, या कोई भी लेंथ को हम मेजर करते हैं। सेम टॉपिक है कि अगर हम लेंथ को मेजर करना है ना, तो एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम। यानी उस फ्रेम के रिस्पेक्ट में उस जो भी पार्टिकल मूव कर रहा है, कोई भी बॉडी मूव कर रही है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, जैसे गाड़ियाँ कोई चल रही हैं, तो उसके रिस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम उसको मेजर करते हैं। तो उसको बोलते हैं रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की जो मूव कर रहा है उसको हम डिस्टेंस या कोई भी चीज़ हम मेजर करते हैं, नापते हैं। ठीक है, तो क्या कहलाता है? रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, जिसको बोलते हैं निर्देश संदर्भ बिंदु या निर्देश फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। तो डिस्टेंस, अब ध्यान से देखिए, हम जो फिजिक्स में लेते हैं ना, एक्स वाई, आप एक्सिस जानते हो, एक्स वाई और जेड एक्सिस होती हैं, आप जानते हो। एक्स वाई जेड एक्सिस क्या होती हैं? हम नॉर्मली जो 10 तक पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, एक्स और वाई एक्सिस होती हैं, उसमें जेड एक्सिस नहीं होती। लेकिन जैसे आप 11th में जाओगे तो एक और कोऑर्डिनेट जुड़ जाता है 3D में। हम जो बात करते हैं 2D में करते हैं, एक्स और वाई, एक और आ जाता है 3D में। तो क्या होता है, एक्स तो ऐसे होता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स बोलते हैं, और इसको वाई बोलते हैं। इसमें 90 डिग्री का एंगल होता है। तीसरा जो होता है ना, ये होता है, ये देखिए, ये जो है ना, इसको जेड एक्सिस बोलते हैं। ये देखिए, इसके एक्स और जेड में कितना है, इसको क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। एक्स और जेड में कितने का एंगल है? 90 का। ये देखिए, वाई और जेड में भी 90 का एंगल है, और एक्स जेड में भी 90 का एंगल है। यानी ये जो तीनों कोऑर्डिनेट होते हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, यानी एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है ना, तो इसको कैसे बनाया जाता है? अब देखिए, किताब में मैं इसको ऐसे नहीं बना सकता हूँ ना। अब ध्यान से देखिए, अब किताब में ऐसे थोड़ी बना सकता हूँ, कॉपी में नहीं बना सकता, बोर्ड पे भी नहीं बना सकता। तो इसको आपको किताबों में ऐसे मिलता है, इसको जेड एक्सिस मिलता है। ठीक है, तो अब मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने इसको रेफरेंस पॉइंट ले लिया। कैसे ले लिया? जैसे आप मान लो किसी शहर में आपको जाना है, जैसे मान लो दिल्ली में जाना है, तो आपको दिल्ली में लाल किला जाना है, कहीं भी जाना है, लाल किला जाना है, कुतुब मीनार जाना है, कहीं भी जाना है। तो अगर आप मान लीजिए कहीं दूसरे जगह रहते हो, तो आप अपने फ्रेंड को फ़ोन करोगे कि यार मुझे लाल किला जाना है, तो वो बताएगा। लाल किला जाने के लिए आपको पहले इस पॉइंट, वो उसको बताएगा कि अगर लाल किला जाना है ना, तो दिल्ली में एक स्थान बताएगा, उसको कहेगा मैं दिल्ली में ये स्थान जानता हूँ। लाल किला अगर जाना है तो मैं उस जानता हूँ कि लाल किला बगल में जामा मस्जिद पड़ता है, मैं जामा मस्जिद जानता हूँ। तो वो बताएगा कि तू जामा मस्जिद पहुँचना, और जामा मस्जिद से सीधे नॉर्थ की तरफ आगे जाना। जैसे आधे किलोमीटर या आधे किलोमीटर जाएगा नॉर्थ की तरफ, तो तुझे क्या मिलेगा? वहाँ पे लाल किला पास में आएगा। ठीक है, तो एक चीज़ क्या बताया उसने? एक रेफरेंस फ्रेम बता दिया। यानी एक रेफरेंस फ्रेम बताया कि अगर मुझे लाल किला जाना है तो मुझे जामा मस्जिद पहुंच जाऊं। अगर जामा मस्जिद पहुंच जाता हूं तो उसके रिस्पेक्ट में मैं उससे उसने दोस्त ने बताया कि मुझे नॉर्थ में चलना है, तो मैं सीधे चलूँगा तो मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँगा। तो आपने जिस पॉइंट को लिया ना, जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको पूरी इन्फॉर्मेशन दी उस जगह की, तो वो एक हो जाता है रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, तो सेम अगर मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट, साइकिल, कोई भी चीज़ होती है, कोई पार्टिकल हो सकता है। मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये T1 टाइम है। कितना टाइम है? T1 कोई भी टाइम हो, 2 बज रहा होगा, 3 बज रहा होगा, कोई भी हो रहा है। ठीक है, अब इस पॉइंट, अब ये रेफरेंस फ्रेम गया, इसके रिस्पेक्ट में ये पॉइंट यहाँ पे है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे पहुँचना है। ठीक है, मुझे अब बी पे पहुँचना है। ठीक है, अब ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं। जैसे आप मान लीजिए घर से आपको मार्केट में जाना है, आपके घर पे 4-5 दोस्त हैं और वो मार्केट जाना चाहते हैं, तो वहाँ से उसको जाने के लिए वो कहेगा कि यार मैं इस रोड से जाऊँगा, वो कहेगा मैं इस रोड से जाऊँगा, कोई कहेगा मौज मस्ती में, कोई कहेगा मैं ज़्यादा लॉन्ग वाली रोड से जाऊँगा, लेकिन पहुँचना मार्केट में ही एक ही जगह। तो बेसिकली आपने क्या किया, एक पॉइंट आपका फिक्स हो गया, लास्ट पॉइंट फिक्स हो गया, उस तक पहुँचने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं।
ठीक है। तो बहुत सारे रास्तों से जाया जा सकता है, लेकिन हर एक रास्ते में क्या चीज़ अंतर होगा। आप कहते हो यार ये रास्ता ज़्यादा दूर है, ये रास्ता कम पास है, ये कम दूरी पे है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस यूज कर रहे हो ना। तो डिस्टेंस इज बेसिकली क्या, लेंथ होती है ना, कि कौन सी लेंथ ज़्यादा है, कौन सी लेंथ कम है। सेम ऐसे ही अगर मुझे यहाँ पे पहुँचना है, सपोज कीजिए मैं मान लीजिए ऐसे गया, पहुँच गया, मैं इस वाले ट्रैक को अपनाया और मैं अपना इस बी पे पहुँच गया। मान लीजिए ऐसे चला, यहाँ पे जो टाइम हो रहा था मान लिया T2 हो रहा था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन अगर निकाल सकते हैं कितना टाइम लगा, तो क्या होगा, मान लीजिए 2 बजे था यहाँ पे आप थे और यहाँ पे पहुँचे 4 बजे, तो टाइम कितना लगा 4 बजे, यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 आया ना। तो यहाँ पे देखिए T1 को मैंने 2 लिया और T2 को 4 लिया, यानी T2 माइनस T1, इतना टाइम लगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, आपने एक्चुअल पाथ ऐसे ट्रेवल करा ना, ये क्या है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, ठीक है ना। तो जो आप एक्चुअल पाथ में जो ट्रेवल किया ना, इसकी जो लेंथ होती है ना, आप इस पूरे स्ट्रिंग की लेंथ नाप लीजिए, जितना आएगा ना वही आपकी दूरी होगी, यानी वही डिस्टेंस होगा। हम यहाँ से डिस्टेंस की क्या डेफिनेशन निकालें, हम क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय मूविंग बॉडी, ठीक है ना। कोई भी बॉडी मूव कर रही है तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी। देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी ना, तो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, या इसको प्रारंभिक बिंदु बोलते हैं, और इसको बोलते हैं फाइनल पॉइंट, ठीक है ना। तो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचने के लिए जो उसने पाथ अपनाया, जो रास्ता अपनाया, उसकी जो लेंथ होती है ना, एक्चुअल लेंथ, वही क्या कहलाती है, आपकी डिस्टेंस कहलाती है, ठीक है। डिस्टेंस हो गया। अब डिस्टेंस के बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं, डिस्टेंस के बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो इम्पोर्टेंट जानते हैं डिस्टेंस के बारे में। ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होती है। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस एक तरीके से ध्यान से देखिए तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करिए, पाथ पे डिपेंड करिए कि आप कौन सा रास्ता अपना रहे हो। मान लीजिए आपको घर से मार्केट जाना है, तो आप अलग अलग रास्ते से जाओगे तो आपको अलग अलग किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, कोई 4 किलोमीटर, कोई 2 किलोमीटर, कोई हाफ किलोमीटर। तो डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है, आपके रास्ते पर निर्भर करती है कि हम कौन सा रास्ता अपनाते हैं। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है, डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन पाथ मतलब रास्ते पे निर्भर करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं। जनरली आप ध्यान से देखो, लंबी डिस्टेंस होती है किलोमीटर में, माइल्स में नापी जाती है, छोटी दूरी में मिलीमीटर की, सेंटीमीटर, ये सब मीटर में हम नापते हैं। तो दूरी को किस में नापते हैं, मिलीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, और मीटर हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा, माइल्स हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम दूरी में नापते हैं, अपने जो स्केल से नापते हैं वो मिलीमीटर सेंटीमीटर नापते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब तीसरा पॉइंट, दूरी में क्या होता है, जैसे आप कहोगे कि यार यहाँ से मार्केट कितना किलोमीटर है, आप कहोगे 2 किलोमीटर है। तो दूरी में क्या, दूरी को बताने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है। मैग्नीट्यूड मतलब 2 किलोमीटर, 2 क्या है, नंबर है, मैग्नीट्यूड मतलब नंबर। तो अगर नंबर बताने के लिए जिसको इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कोई दिशा की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो उसको हम बोलते हैं, जो दूरी होती है उस क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। समझ में आया, स्केलर क्या होती है, जिसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। दूरी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, जैसे 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, प्लस इसमें नो डायरेक्शन, प्लस नो डायरेक्शन, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है। और ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, नो डायरेक्शन, कोई दिशा नहीं होती है, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी मतलब अदिश राशि बोलते हैं, अदिश राशि बोलते हैं, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। और जो दूरी होती है ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है। जैसे थोड़ी कहते हैं दूरी निगेटिव होगी, कैसे होगी, जैसे आप कहते हो -10 किलोमीटर में चल के आया, दूरी कितनी थी, -20 किलोमीटर। ऐसा तो कभी नॉर्मल लाइफ में कभी सुना भी नहीं होगा। जैसे या 2 किलोमीटर, आधा किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर आपने सुना होगा। तो दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, ठीक है।
और जीरो भी नहीं होती है। मैं कहूँगा अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या कभी दूरी जीरो होगी? कभी दूरी जीरो नहीं होगी। दूरी जीरो कब होगी? जब बॉडी एट रेस्ट। मैं कहूँगा मान लीजिए आपकी कार घर पे खड़ी है, 2 बजे घर पे थी, 3 बजे भी घर पे ही है, कहीं गई नहीं, तो मैं कहूँगा 2 से 3 बजे तक आपकी कार कितनी दूरी चली? कुछ भी नहीं चली। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो कोई दूरी चलेगी ही नहीं। तो दूरी जीरो कब हो सकती है? जब बॉडी क्या हो? रेस्ट में हो। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो दूरी क्या होगी? जीरो होगी। लेकिन अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तो डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होती है? ये ऑलवेज पॉजिटिव होती है। क्या होती है? ऑलवेज पॉजिटिव। जीरो कब होती है? जब बॉडी रेस्ट में हो, व्हेन बॉडी इज एट रेस्ट। इस केस में जब बॉडी रेस्ट होती है तब डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इस केस में क्या होगा? जीरो होगा। अदरवाइज डिस्टेंस कभी जीरो नहीं हो सकता, ना ही नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको जानना है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो ये डिस्टेंस के बारे में था। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर आगे हम डिस्प्लेसमेंट को इससे ही रिलेट करेंगे। ठीक है, तो इस सारे पॉइंट, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा और इसको याद रखिएगा। कभी भी आपको डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में अगर डिफरेंस पूछेगा तो आपको ये सारे पॉइंट आपको लिखने हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? विस्थापन। विस्थापन क्या होता है? हमने दूरी के बारे में पढ़ा, उस पर भी क्वेश्चन करेंगे। पहले उससे विस्थापन को ले लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है ना, जो बॉडी है ना, ये डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है? कोई भी बॉडी है उसका इनिशियल पॉइंट यानी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे पहुँची। तो स्टार्टिंग पॉइंट और जो जहाँ पे पहुँची है फाइनल पॉइंट यानी अंतिम उसकी स्थिति है ना, पोजीशन है, उसको सीधे ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है, लंबाई होती है, वही डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। आई होप, चलिए आप भी, मैं समझाता हूँ कैसे। ध्यान से देखिए, यहाँ से मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये क्या है? इसकी इनिशियल पोजीशन है। ठीक है, और इसको फाइनल कहाँ पे पहुँची? यहाँ पे पहुँची। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को जो ज्वाइन करने वाली लाइन है, कौन सी लाइन होगी? अब ध्यान से देखिए, यहाँ से स्केल पकड़िए और ये दो बिंदु मिल गए ना, इनको सीधे लाइन ऐसे मिला दीजिए। सीधे लाइन आप ऐसे अगर मिलाएंगे तो ये जो लेंथ होगी ना, ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ की जो लंबाई होती है वही विस्थापन होती है। यानी ये जो यही इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। यानी ये जो लेंथ होगी ना, ये स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा की जो लंबाई होगी वही आपकी डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, विस्थापन कहलाएगी। तो अभी ध्यान से समझिए, विस्थापन क्या होता है? किसी भी वस्तु की या किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति को सीधे मिलाने वाली जो सीधी रेखा की लंबाई होती है वही विस्थापन कहलाती है। क्या होगी इसकी डिफिनेशन? क्या होगी डिस्प्लेसमेंट? द लेंथ ऑफ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट या बॉडी, कुछ भी ले लो आप। ठीक है ना, तो क्या होती है? ये लेंथ होती है, किसकी लेंथ? स्ट्रेट लाइन की लेंथ होती है, जो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जो बॉडी मूव कर रही है उसको ज्वाइन करने वाली जो सीधी रेखा की लंबाई होगी ना, वही आपकी विस्थापन कहलाएगी। ठीक है, ये आपको बताया। तो ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट और विस्थापन में क्या आपको अंतर समझ में आया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये आप किस पाथ से ट्रेवल कर रहे हो इस पे डिस्टेंस डिपेंड करता है। कि डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? कि आप कौन से रास्ते से जा रहे हो। और विस्थापन उस रास्ते से मतलब नहीं है। आप ऐसे समझिए, एक एग्जांपल और लेता हूँ। मान लीजिए ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, यहाँ तक पहुँचना है। तो ध्यान से देखिए, मेरे पास एक ये रास्ता था और एक दूसरा रास्ता ये था, तीसरा रास्ता मैं ऐसे घूम के ऐसे आया, यहाँ पे पहुँचा। ठीक है, और चौथा रास्ता मैंने ऐसे सीधे, चौथा रास्ता जो मैंने अपनाया ना, ये सीधे ये। ठीक है, अब देखिए ये एक रास्ते से मैं यहाँ पे बी तक पहुँचा है, ये 1 2 3, और मैं इसको नहीं बनाता हूँ। ध्यान से देखिए, 3 रास्ते हैं। क्या
डिस्टेंस इससे अलग डिस्टेंस आएगी। मान लीजिए इससे डिस्टेंस आपने चला d1, इससे डिस्टेंस d2 चला, आपने इससे d3 चला। क्या d1, d2, d3 अलग अलग होंगे कि नहीं होंगे? देखिए यहाँ तक पहुँचने के लिए आपने अलग रास्ता अपनाया, तो ये दूरी भी, इस पाथ की लंबाई अलग होगी, इस पाथ की लंबाई अलग होगी, इस पाथ की लंबाई भी आपकी अलग होगी। यानी ए से बी तक पहुँचने के लिए d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3। अब इक्वल हो जाए वो बात अलग है, लेकिन दूरी क्या होगी? हमेशा रास्ते पे डिपेंड करेगी कि कौन सा रास्ता आप किस रास्ते से जा रहे हो। अब मैं कहूँगा आपने इससे से गया, आपने मान लीजिए इससे भी गया, लेकिन विस्थापन कितना हुआ? विस्थापन किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो स्ट्रेट लाइन है। तो आपको ध्यान से देखिए, आप इनिशियल पॉइंट पे यहाँ पे थे और फाइनल पॉइंट पे आप यहाँ पे पहुँचे, तो देखिए इनको ज्वाइन करने वाले आप स्केल मिलाएंगे, स्केल से ऐसे ही तो लाइन बनाएंगे ना, ये स्केल से आप ऐसे ही तो लाइन बनाएंगे ना, तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी यही क्या होगी? विस्थापन। तो आप विस्थापन, आप चाहे इस रास्ते से पहुँचे, चाहे इस रास्ते से पहुँचे, चाहे इस रास्ते से पहुँचे, चाहे कहीं से, दुनिया के कहीं से भी रास्ते पे पहुँच के आप भी आएंगे, विस्थापन यही होगा। यही आपका क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो समझ में आया ना, विस्थापन किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है ना, विस्थापन की दिशा कैसे होती है? अब देखिए डिस्टेंस में हमने दूरी की बात नहीं करी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है डिस्टेंस की कभी। अब मान लिया मैंने इस लेंथ को नापा, 10 किलोमीटर आया, तो 10 किलोमीटर है, इसमें डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए लेकिन विस्थापन क्या है? एक सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, प्लस एक और चीज़ होती है जो आप पढ़ोगे, वेक्टर लॉ को, यानी सदिश योग का जो मल्टीप्लिकेशन रूल होता है, एडिशन रूल होता है, उसको फॉलो करते हैं जो वेक्टर होती हैं, ठीक है। बट जो डिस्प्लेसमेंट है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर है दैट मीन्स इसमें डायरेक्शन भी होनी चाहिए। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन निकालने का सिंपल तरीका है, इसके इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जो ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है ना, तो इसकी जो डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है, यानी इनिशियल पॉइंट ये है तो फाइनल पॉइंट इधर होगी, ठीक है। इसमें इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट इधर है, तो एरो उस टाइप बना लो जिधर फाइनल पॉइंट है, वही इसकी क्या होगी? डायरेक्शन होगी। इसी के अलॉन्ग इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। उल्टा नहीं होगी, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होगी, ठीक है। तो ये आपका मैं डिस्प्लेसमेंट था। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इसको पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला है, डिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है या इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट का? डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करता है? इट्स डिपेंड ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी लिखे या ऑब्जेक्ट लिखे, कोई भी कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखिए, डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके से क्या है? लेंथ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन टू पॉइंट। अगर मैं पूछूं ए से बी तक गया ना, तो ये भी एक तरीके से, अब देखिए दूरी की बात अलग हो रही, लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये भी एक लंबाई ही है, लेंथ ही है, लेकिन कौन सा लेंथ है? शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट है ना। तो कभी कभी आपको डिफिनेशन ऐसे मिल जाता है, डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली नथिंग, इट इज़ बेसिकली शॉर्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट होती है। तो ध्यान से देखिए, ये भी एक लेंथ है ना। अगर ये लेंथ है डैट मीन्स कि इसमें क्या होता है? ये प्लस में भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है, उसकी बाद में हम बात करेंगे। लेकिन अगर ये लेंथ है तो इसकी भी यूनिट वही होगी जो हमारी डिस्टेंस की, दूरी की होती है। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर, अलग अलग, ठीक है ना, ये सब होती हैं, ठीक है। ये इसकी यूनिट होती है। थर्ड पॉइंट, अब बताइए, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या होता है? इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है। ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ऐसे क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं, ठीक है। फोर्थ, अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या होता है? इसकी डायरेक्शन भी नहीं पढ़ लिया, और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करती है, और क्या, ठीक है ना। और ये एक और चीज़ है, ये क्या होती है? ये हमेशा क्या होती है? ये पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये क्या हो सकती हैं? पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का सिंबल है, ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, और ये निगेटिव भी हो सकती है, एंड ये जीरो भी हो सकती है।
ऑल थ्री केसेज आर पॉसिबल, ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है। इससे बीच में क्या हुआ उससे कोई लेना देना नहीं है, बस इनिशियल पॉइंट कहाँ है, फाइनल पॉइंट कहाँ है, उसको सीधे स्ट्रेट लाइन ज्वाइन, सीधी रेखा ज्वाइन कर दो स्ट्रेट लाइन, वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसकी यूनिट क्या होती है, मिलीमीटर होती है, सेंटीमीटर, किलोमीटर और मीटर, सेम वही यूनिट होती है जो सेंटीमीटर, जो आपकी डिस्टेंस की होती है। ये क्या होती है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। ये क्या हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट आपकी प्लस में भी आ सकती है, माइनस में भी हो सकती है, और जीरो, तीनों पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कीजिए, जब भी आपको पूछेगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, जो मैंने आपको ये पॉइंट लिखा है ना, 4-5 पॉइंट, यही डिफिनेशन, यही आप लिख दीजिएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। तो स्टूडेंट अभी हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ लिया। अब ठीक है, अब उस पर क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कैसे आपसे सवाल पूछे जाते हैं, वो हम करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम, मान लीजिए आपको एक सर्कल दे रखा है, ठीक है ना, इस सर्कल के ये सेंटर है, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, आप ऐसे सर्कल नहीं है, आप समझिए कि जो आपको जो आर्मी वाले फील्ड में जो दौड़ाते हैं ना, सर्कुलर ट्रैक होती है, सीधी, हम सीधी मान रहे हैं, ठीक है। तो सर्कुलर एक रोड है, सेंटर सर्कुलर है, ठीक है। और इस पर एक आदमी है जो दौड़ रहा है, ठीक है। ये कोई मान लीजिए SK है, ठीक है। तो मान लीजिए ये डिस्टेंस कितनी होगी, मान लीजिए इसकी रेडियस दे रखी है 40 मीटर। इस सर्कुलर ट्रैक का जो रास्ता है ना, इसकी रेडियस कितनी है, 40 मीटर है, ठीक है। और ये आदमी है। अब बच्चे सोचेंगे सर इतना पतला रास्ता कैसे होता है, हम लगभग पतला ही मान रहे हैं, ठीक है ना, पतला मान के कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 40 मीटर है, और यहाँ पे एक बंदा है, इसको दौड़ रहा है। मान लीजिए ये पॉइंट A से स्टार्ट करा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ये आफ्टर 1 साइकिल कंप्लीट करेगा, 1 साइकिल मतलब जब A से चला फिर वापस A पे आएगा, तो एक साइकिल होगा ना, तो इधर की तरफ चल रहा है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा ये है, आफ्टर कंप्लीटिंग वन साइकिल देन फाइंड, पहला निकालो आप, टोटल डिस्टेंस, सेकेंड टोटल डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दीजिएगा, मैंने एक साइकिल में मैंने पूछा है टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, ठीक है। करिए इसको, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से आप इसको करिए। चलिए मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिए। पहले क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। अब ध्यान से देखिए, ये जब यहाँ से चला, फिर जब ऐसे चलते चलते फिर यहाँ पे आएगा, तो कितना डिस्टेंस चलेगा, जितना इसकी परिधि होगी सर्कल की, ब्रेथ की परिधि क्या होती है, 2πr होती है ना, आप जानते हो कि अगर मान लीजिए ये सर्कल है, इसका ये सेंटर है, ये रेडियस r है, तो इसकी जो परिधि होती है यानी सरकमफेरेंस होता है, सरकमफेरेंस यानी c कितना होता है, 2π/r होता है, 2πr होता है। पाई क्या है, 22/7 है, ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है पाई, ये ध्यान रखिएगा आप। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। बच्चे समझते हैं कि सर 22/7 तो रेशनल नंबर है, p/q के फॉर्म में लिखा है, गलत है मत रहना, पाई एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, जब ये सरकमफेरेंस क्या होता है, पूरी एक लेंथ होती है ना स्ट्रिंग की, तो इस पूरे की एक लेंथ जहाँ मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करा, चलते चलते यहीं पे आया, तो कितना डिस्टेंस चला, 2πr, एक परिधि है, तो डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस 2π/r, ठीक है। अब पाई में ही आंसर लिख लेते हैं, 2π, और r की वैल्यू कितनी है, ध्यान से देखिए, रेडियस यही तो r है ना, 40 है, यानी 80 पाई मीटर। अब पाई में नहीं रखना है तो पाई की वैल्यू ये भी रख के आंसर ला सकते हो, पाई की वैल्यू 3.14 होता है, या इसको 22/7 भी रख सकते हो, कोई भी रख दो, इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस निकाला। अब बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट में मैं आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करता हूँ, ठीक है ना। देखिए यहाँ से स्टार्ट करा ए पॉइंट पे, फाइनल पोजीशन कहाँ पे है, यहीं पे है, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, यहीं पे है। तो ध्यान से देखिए, फाइनल पोजीशन भी वहीं पे, इनिशियल पोजीशन भी वहीं पे, तो इसको ज्वाइन करने वाली लाइन इसी पे है, यानी क्या होगी, उसकी लेंथ क्या होगी, 0 होगी। अरे सेमी पॉइंट पे है, दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे तो उनके बीच की दूरी क्या होगी, 0 होगी, दोनों एक ही पॉइंट हो गए। तो
तो इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन कोई बनी ही नहीं। अगर मान लीजिए ए यहाँ पे होता, बी यहाँ पे होता, तब ये एक लाइन बनती ना, इसकी लेंथ निकालते, लेकिन यहाँ पे तो दोनों एक ही पॉइंट पे हो गए ना, ऐसे चला फिर यहीं पे आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। या आप ऐसे ऐसे भी कह सकते हो, तो डिस्प्लेसमेंट का अगर पोजीशन के टर्म में फॉर्मूला लिखना है तो क्या बन जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ये आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान से देखिए, फाइनल पोजीशन ए पे है, इनिशियल पोजीशन भी ए पे है, तो क्या हो जाएगा, 0 आएगा। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। और यहाँ से आपको एक चीज़ सीखने को मिला कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है 0 हो सकता है, 0 हुआ ना, इसको करिए। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम 2 है, प्रॉब्लम 2। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने पूरा सर्कल ना लेके हाफ सर्कल लिया, ठीक है, ये इसका सेंटर है, इसकी रेडियस आप मान लीजिए 40 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 22 मीटर ले लिया, ठीक है। अब एक मान लीजिए कोई लड़का यहाँ से ऐसे चल रहा है, इधर की डायरेक्शन में चल रहा है, ये ए पॉइंट से स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक पहुँचा, ए पॉइंट से स्टार्ट किया और कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट तक पहुँच गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए एस के है, एस के स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड रीच द पॉइंट बी, देन फाइंड, आपको क्या निकालना है, पहला टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, टोटल डिस्टेंस कवर, दूसरा टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब निकालिए, ठीक है, चलिए चेक करते हैं हम। अब ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से ऐसे इस रास्ते से ही तो यहाँ से आके यहाँ पे आई, ये सर्कुलर ट्रैक है आपका, सर्कुलर पाथ है, कोई गांव में फील्ड में देखते ही हो। तो ये देखिए, इसकी रेडियस ये है, यहाँ से इस रास्ते की जो लंबाई होगी बी तक तो पहुँचा ना, तो इस रास्ते की लंबाई कितनी होगी, ध्यान से देखिए, पूरा अगर सर्कल होता तो 2πr और आधा सर्कल होता तो परिधि कितनी होती है, 2πr, परिधि पे ही तो चल रहा है ना, तो आधी परिधि चला, आधी परिधि मतलब 2πr, 2πr का आधा πr होता है, पाई इंटू आर। अरे टोटल 2πr होता है तो आधा कितना होगा, πr होगा। देखिए पाई की वैल्यू 22/7 रख दीजिए, या नहीं रखना ऐसे रहने दीजिए, पाई में ही आंसर लाते हैं। पाई और आर की वैल्यू कितनी है, 22 है, 22 पाई मीटर, या पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, जिसमें आपको आंसर पूछेगा उसमें दे दियो, ठीक है। ये डिस्टेंस हुआ। अब डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट का वही फंडा है, इनिशियल पोजीशन पहचानो, फाइनल पोजीशन पहचानो और उसको सीधी लाइन से मिला दो। अब ध्यान से देखिए, ये जब स्टार्ट करा तो इनिशियल पॉइंट ये था, जब ऐसे से आया तो इस पे आया, और हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रास्ते पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कौन से रास्ते पे जा रहे हो। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली जो सीधी रेखा की जो लंबाई होगी ना, ये ध्यान से देखिए, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है, तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा। और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फाइनल पॉइंट की तरफ, तो फाइनल पॉइंट इधर है, ये यही क्या होगा आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। अब ध्यान से देखिए, ये सेंटर है ना, और सेंटर से जो लाइन पास करती है वही तो क्या होती है, डायमीटर होती है, व्यास होती है, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ध्यान से देखिए, ये सेंटर है ना, तो सेंटर से ये 22 सेंटीमीटर, ये भी 22 मीटर, और 22 मीटर कितना हो गया, 44 मीटर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 2 इंटू आर, या 2 इंटू 22 यानी 44 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था। ध्यान से देखिए, इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसके पीछे वाले केस में डिस्प्लेसमेंट क्या आया था, 0 आया था, ठीक है। तो अभी मैंने 2 केसेस करा है कि जिसमें डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है और जिसमें 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3, सपोज कीजिए, मान लीजिए तीसरा प्रॉब्लम करते हैं। ये XY एक्सिस है,
ये x है और ये y है, ये क्या है -x है और ये -y है। मान ली इसके है, मान लीजिए a पे है और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है -2,0। कोऑर्डिनेट आप जानते हो ना, x y क्या होता है, ये दे रखा है। और यहाँ से ये b पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट -4,0 है। एक एस के बालक है या एस के कोई भी हो सकता है, आप जानते हो एस के है, ठीक है। और ये इधर चलना प्रारंभ करता है ए से, यानी इस पॉइंट ए से इधर की तरफ चलता है और बी तक पहुंचता है। यानी एस के स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ए टू रीच पॉइंट बी। ए से स्टार्ट करती है और बी तक पहुंचती है, ठीक है, ठीक है। तो हमें पहला क्या निकालना है, देन वही निकालना है, देन फाइंड, पहला है टोटल डिस्टेंस, दूसरा है टोटल डिस्प्लेसमेंट। जल्दी से करिए, कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखिए कैसे करते हैं, कैसे करते हैं। देखिए डिस्टेंस, ये प्लस में होगा क्योंकि ये ओरिजिन है ना, वो है, इसके इधर प्लस में होता है, इधर माइनस में होता है। ध्यान से देखिए, ये यहाँ से स्टार्ट कर रही है तो दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, अगर निगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस कितनी है, अगर मान लें यहाँ से ओरिजिन से बात करें इस y की, x की, तो ये x है ना, यही कितना है 2 है, ये 2 वाला x कोऑर्डिनेट ही तो 2 है, ठीक है। सेम ऐसे ये b तक, यहाँ तक केवल x ही में जा रही है, तो ये -4, यानी इसको अगर मैग्नीट्यूड में रखेंगे तो +4 होगा। अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस नंबर की बात कर रहा हूँ, तो ये 4 यूनिट होगा। और माइनस में, यानी माइनस, ये माइनस साइन की क्या दिखा रहा है कि -x की तरफ जा रहे हो, 4 मैग्नीट्यूड है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, यही तो हुआ ना, 2 + 4 हुआ कि नहीं हुआ। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल डिस्टेंस ये 2 हुआ और ये 4, ये तभी तो यहाँ से यहाँ पहुँची। तो 2 + 4 यानी 6, और मीटर में दे रखा है, मीटर रख दो, मान लीजिए मीटर में दे रखा है, ठीक है, तो 6 मीटर हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट का वही सेम टॉपिक, सेम तरीके से डिस्प्लेसमेंट भी निकलेगा। ध्यान से देखिए, डिस्प्लेसमेंट का हमारे पास फॉर्मूला है कि फाइनल पोजीशन, जब भी आपको कोऑर्डिनेट में दे रखा होगा ना, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, कभी गलत नहीं होगा। जब भी आपको कोऑर्डिनेट में दे रखा होगा या वेक्टर में दे रखा होगा, आर इनिशियल आर फाइनल, तो आप इसी को यूज करो, ठीक है। ध्यान से देखो, इनिशियल पॉइंट ये है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, वाई में तो चल ही नहीं रहा, तो वाई को लिखना ही नहीं है, क्या 2 है, तो यहाँ पे देखिए इनिशियल पोजीशन 2 है और फाइनल पोजीशन क्या है, साइन के साथ रखेंगे, फाइनल पोजीशन -4 है, क्या है, -4 है, तो क्या हो जाएगा, फाइनल पोजीशन -4 हो जाएगा। और देखिए माइनस लगा है, माइनस इनिशियल पोजीशन क्या है 2 है, तो 2 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, -4 -2 यानी -6, और इसकी डायरेक्शन किधर होगी, फाइनल से इनिशियल यानी विस्थापन की डायरेक्शन आपकी इधर होगी, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, -6। देखिए लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, जितने भी हमने तीनों क्वेश्चन करे उसमें डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, जीरो कभी नहीं आ रहा है। पहले वाले केस में डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव आ रहा था, दूसरे वाले केस में 0 आ रहा था, तीसरे वाले केस में देखिए माइनस आ रहा है। तो मैंने इसलिए आपको लिखवाया था, डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, प्लस माइनस और 0 तीनों हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। अगर मान लीजिए कहीं निगेटिव वैल्यू डिस्टेंस दे रखी है तो उसको हम पॉजिटिव आप बना लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन थे, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद एक और अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लीजिए आप इस घर से निकले और अपने कोचिंग पहुँचे, फिर कोचिंग से आप घर आ गए। मान लीजिए आप घर से निकले, आपका कोचिंग मान लीजिए 2 किलोमीटर है, तो घर से आप कोचिंग गए, फिर कोचिंग से आप डायरेक्ट घर आ गए उसी रास्ते से। तो मैं आपसे पूछूंगा कि आपका कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। कुल डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि आपकी इनिशियल पोजीशन भी वहीं पे है और फाइनल पोजीशन भी वहीं पे है। तो जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम जगह आ जाए तो समझिए कि डिस्प्लेसमेंट 0 होना है, होगा ही हमेशा, ऑलवेज, ठीक है, अगर पोजीशन सेम हो गई तो, क्योंकि इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन का डिफरेंस 0 होना चाहिए। अगर 0 हो गया तो मतलब सेम जगह पे है। और मान लीजिए 2 किलोमीटर गए, 2 किलोमीटर आए, तो डिस्टेंस 4 किलोमीटर हुई, अगर सेम रास्ते की बात कर रहे थे, ठीक है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ध्यान से देखिए।
मान लीजिए सिंपल सा ही किताबों में लैंग्वेज में लिखा रहता है कि एक बॉल को मैंने ऐसे फेंका, ठीक है, और ये बॉल क्या होगी, ऊपर जाएगी और फिर क्या होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी, फिर उसके बाद नीचे आएगी कि नहीं आएगी। तो मान लीजिए सेम ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस दे रखी थी, मान लीजिए 50 मीटर, और फिर गई, फिर वापस ऐसे नीचे आ गई, ठीक है। तो मैं पूछूंगा कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 होगा। अरे ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए मेरे पास, ये समझिए, इसको समझिए बॉल है, अगर मैं इसको फेंकूंगा तो इसे ऊपर जाएगा, ऊपर गया कि नहीं हो गया, देखिए ध्यान से, ऐसे गया सेम आया, मैंने थोड़ा सा हिला दिया, देखिए ध्यान से देखिए ध्यान से, मतलब ऐसे ऊपर गया फिर वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई ना। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस केस में, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो गई। अब ध्यान से देखिए, जब ऊपर गया तो हाईएस्ट पॉइंट तक 50 मीटर चला, फिर नीचे भी तो 50 मीटर ही चलेगा नहीं ये डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस इक्वल टू 50 प्लस 50 यानी 100 मीटर, ठीक है। तो ऐसे हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों और साथियों के साथ भी शेयर कीजिए, और ऐसे ही देखते रहिए हमारे वीडियो, और जो भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट आता है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हंसी मजाक के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए।